ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। तो यार मैं कहूँगा कि आपको जो भी लेकर के आना है, मैगी, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, जो भी चाहो लेकर के आ जाओ। बिकॉज़ यार ये पार्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो चलो अब देरी क्यों करते हैं, बिना देरी के लेट्स बिगिन द लास्ट पार्ट ऑफ परमन एंड पाको's लव स्टोरी सीजन 2। वो आखिरी इंसान जो परमन का पेयर बडी बनेगा, कौन होगा वो? सबको एलिमिनेट करते हुए वो सब जिस इंसान तक पहुंचते हैं, सब के सब सोच रहे होते हैं वो इंसान मिचिको हो सकती है। लेकिन मिचिको तो परमन को, सिर्फ परमन को प्यार करती है ना, बल्कि परमन को भी नहीं, वो सिर्फ परमन के पावर्स को प्यार करती है। इसीलिए उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। मित्सुओ कहता है, मैंने ये बात नोटिस करी है बहुत, और मैं खुद मिचिको को बिल्कुल पसंद नहीं करता आज के टाइम में। बिकॉज उसने मेरे साथ जो जो किया है, हर एक बात याद है मुझे। उसने परमन के लिए मित्सुओ को छोड़ दिया था कई बार। ये सब कुछ पाको एक कोने में बैठ करके मुंह फेर करके सुन रही होती है। परमन पाको के पास जाता है, वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। पाको धीरे धीरे मुड़ने लगती है। उसे जैसे ही पता पड़ता है कि मित्सुओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, वो उसे बहुत जोर से हक कर लेती है, बहुत कस के पकड़ लेती है वो, और बिना शोर किए रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। फिर वो कहने लगती है मित्सुओ से, कहती है, मित्सुओ अगर तुम दूर चले जाओगे या अगर तुम्हें इस लड़ाई में कुछ हो गया तो तब फिर हम सबका क्या होगा? मित्सुओ जब पाको ने उसे बहुत ज़ोर से हक कर रखा था, उसकी पीठ पर हाथ रखता है और उसके हक को सराहना देता है। और तभी पाको परमन को हिलाने लगती है। परमन, क्या कर रहे हो? परमन, परमन। परमन सोचता है, ये क्या हुए जा रहा है? फिर पाको परमन को बहुत ज़ोर से हिलाने लगती है, फिर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, परमन, तुम उठते हो या नहीं? उठो जल्दी। परमन फिर झटका दे करके उठता है। सामने मम्मी थी। मम्मी, आप पाको कैसे बनी? फिर मम्मी कहती हैं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भूल गए तुम्हें आज सुमेरी की बर्थडे पार्टी में जाना है? कि हाँ मम्मी, लेकिन शिका, ऐसा बोलते सही वो अपने आप को रोक लेता है। फिर मम्मी कहती हैं, जाओ जल्दी जा करके तैयार हो जाओ, तुम्हें जल्दी से जाना है, वैसे ही बहुत लेट हो चुके हो। मित्सुओ उनके लिए हामी भरता है और तैयार होने के लिए निकल जाता है। वो जो अपना चेहरा देख रहा था, चेहरा धोने के बाद में वो अपने आप से बातें करने लगता है। ये सब आखिर हुआ क्या? शिकाना वापस आ गया ना? तो मैं यहाँ पे ऐसे कैसे? कहीं ये सब कुछ शिकाना की चाल तो नहीं? साइड में उसे फिर बर्डमैन मिलते हैं। वो अचानक से ही प्रकट से हो गए थे। परमैन, मुझे पता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो, शिकाना। फिर जैसे ही मित्सुओ उनसे कुछ बोलने वाला होता है, बर्डमैन फिर तभी बोल जाते हैं, हाँ मुझे पता है तुम ये सोच रहे होंगे कि मुझे भला उसका नाम कैसे पता है ना, जबकि तुमने तो हमें भुलाने वाली मिसाइल दे दी थी। परमैन ये बात सुनकर के बिल्कुल शॉक में आ जाता है। पूछता है वो फिर उनसे
कि बर्डमैन फिर उसकी बात को काटते हुए बर्डमैन कहते हैं, रूम में चलो, सब बताता हूँ। वो रूम में जाते हैं, बात करने लगते हैं फिर बर्डमैन से। बर्डमैन कहते हैं, बर्डमैन देखो, जो कुछ भी जितना कुछ भी होता है हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है, और उसी मेमोरी को बर्ड स्टार से हमेशा से आज तक ये प्रथा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बर्ड स्टार पर एक ऐसी गन रहती है जिसके अंदर सभी की मेमोरी एक साथ स्टोर कर दी जाती है। वहाँ पे से फिर उन मेमोरीज को रिफाइन करा जाता है और एक अलग तरह की गन्स में दिया जाता है, ताकि इन केस अगर कभी भी कुछ ऐसी घटना होती है जिससे कि बर्ड स्टार के सारे निवासी सब कुछ भूल जाते हैं, तो फिर उस केस में वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने जब बर्ड स्टार गया था, मैं थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरे फ्रेंड हिरातो ने उस गन का मेरे ऊपर यूज़ किया। तब फिर मेरे को याद आया सब कुछ। शिकाना, उसका पाको को टॉर्चर करना, पाको को मेहनत करना शिकाना को हराने के लिए, पाको का तुम्हारे लिए प्यार, तुमने जब पाको के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था लगभग पूरे तरीके से, शिकाना का गलत काम करना, मुझे सब याद आ गया था। लेकिन तुम शायद ये बात भूल गए बर्डमैन। तुमने सोचा कि शिकाना वापस आ जाएगा। बिल्कुल नहीं बर्डमैन। उसको जब हमने ख़त्म किया था, उसको जब हमने हराया था, उसको इसी तरह से हराया था हमने, क्योंकि जो उसके अंदर का ऑरा था हमने उसको उसी के ऑरे के अंदर कैद कर दिया था। वो अपने ऑरे को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अगर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो उसकी पावर का कोई चीज़ झलकाती है, वो उसका खुद का ऑरा है, और अगर वो खुद के ऑरे में ही कैद है वो कभी नहीं आ सकता। इंडीड उसका खुद का ऑरा उसे मार डालेगा, ऐसे तरीके से कि उसका वजूद मिट जाएगा। दुनिया से नहीं, हमारी गैलेक्सी से नहीं, पूरे यूनिवर्स से। वो अब एक एनर्जी के फॉर्म में भी नहीं बचेगा। मैं बस आज खाली तुम्हें इतना सा ही बताने आया था बर्डमैन। तुम अब एक बर्डमैन हो। तुम्हारे पास अब कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। अगर कभी फ्यूचर में आएंगी तो टेंशन मत लो, मुझे यकीन है तुम ज़रूर जीतोगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। हम बर्डमैन हैं। हाँ, मैं भी बर्डमैन हूँ। पहले मैं भी तो एक बर्डमैन ही था ना। इसीलिए हम सब बर्डमैन्स हैं, यूनिवर्स की रक्षा के लिए हैं। हम कभी भी इस यूनिवर्स को ख़त्म नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। हम रक्षा करेंगे इसकी। बर्डमैन ये बात मित्सो के दोनों कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही बर्डमैन मित्सो की बालकनी में जाते हैं, मित्सो पीछे से कहता है, बर्डमैन। बर्डमैन पीछे मुड़ते हैं और मित्सो आंखों के अंदर एक जुनून और जोश लेकर के कहता है, हम ज़रूर करेंगे। फिर बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। मित्सो के अब जितनी भी टेंशन थी, जितने भी डाउट्स थे, सब के सब क्लियर हो चुके हैं। मित्सो अब जा रहा होता है सुमिरे के बर्थडे में तैयार होते हुए। मित्सो जैसे ही जा रहा होता है, वो फिर रास्ते में जाते हुए एक गिफ्ट शॉप को देखता है। उसे याद आता है वो बर्थडे पार्टी में तो जा रहा है, लेकिन वो सुमिरे के लिए गिफ्ट ले जाना ही भूल गया। वो फिर याद करता है कि सुमिरे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। वो सुमिरे को कुछ ऐसा देना चाहता था जिसे कि सुमिरे कभी भी अपने आप से अलग ना करे, हर टाइम वो उसे अपने साथ रखे। फिर मित्सो को याद आता है सुमिरे को हेयर बैंड्स बहुत पसंद है, तभी तो
उसके सिर पे से कभी भी इसका येलो हेयर बैंड जाता ही नहीं है। मित्सो याद कर रहा होता है तो वो शॉपकीपर से कहता है, मुझे एक ब्लू कलर का हेयर बैंड चाहिए, रिबन वाला। शॉपकीपर से दे देता है। मित्सो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज इसे गिफ्ट पैक कर दीजिएगा। शॉपकीपर उसे गिफ्ट पैक करके दे देता है मित्सो को। मित्सो अब जा रहा था। वो बहुत खुश था। वो सुमीरे के बर्थडे में जाता है। वहां देखता है वो सुमीरे ने एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है और अब सुमीरे धीरे धीरे करके उस लड़के की तरफ बढ़ रही थी। सुमीरे ने उस लड़के को हग कर लिया। ये बात देखकर मित्सो के हाथ में जो गिफ्ट था वो गिर जाता है। सुमीरे उसके पास में आती है और जैसे ही वो मित्सो का हाथ पकड़ती है, मित्सो अपने हाथों से उसका हाथ छुड़ाता है और पीछे जिस लड़के को सुमीरे ने हक किया था वो उसके पास में आता है और मित्सो को बहुत ज़ोर से पंच मारने वाला होता है। ठीक जब उसका पंच उसके चेहरे के सामने आ गया था, सुमीरे उस लड़के को धक्का दे देती है। वो लड़का नीचे गिर जाता है। सुमीरे कहती है, प्लीज आगे से कोशिश भी मत करना भैया। ये सुन करके मित्सो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मित्सो सुमीरे को कुछ कह नहीं पाता, बस एक शर्म लिए वहां से अपनी आंखों में आंसू के साथों में चले जाता है वहां से। सुमीरे वहां से जा नहीं सकती थी, मजबूरी थी उसकी। वो अपने भाई को सब बताती है और फिर पार्टी के ख़त्म होने के बाद में सुमीरे बाहर निकल जाती है। शाम के भी 6:30 बज रहे थे। वो ढूंढ रही थी परमैन को, यानी मित्सो को, कि वो कहीं तो होगा ना। ढूंढते हुए वो ढूंढती रहती है मित्सो को, उसे मिलता ही नहीं है मित्सो। आखिर में वो एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। वो एक झूले पे बैठती है और वो पार्क पूरा खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। सामने एक पेड़ था सुमीरे के। वहां पे एक लड़का अपने दोनों हाथों को पेड़ के सहारे लगाए हुए अपनी पीठ के पीछे खड़ा हुआ था। वो लड़का काफी हद तक मित्सो जैसा लग रहा था। सुमीरे साइड में जाती है और देख लेती है, खाली पीप करती है वो उस लड़के को। वो लड़का मित्सो ही था। वो मित्सो के ठीक पीछे वाले डायरेक्शन में, यानी कि पेड़ के दूसरी तरफ जाकर के मित्सो की तरह खड़ी होती है, यानी कि अपने हाथ को पीठ के पीछे रख के हाथों को पेड़ के सहारे टिका करके। सुमीरे कहती है, मुझे पता था कि तुम्हें थोड़ी जलन जरूर होगी, बल्कि थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा जलन होगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर हाथ उठा दोगे मित्सो। पीछे से मित्सो अपने मन में उसका जवाब देता है, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम मेरे अलावा किसी को इस तरह से नहीं करोगी। सुमीरे फिर असलियत में कह देती है, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने भाई को हग कर सकूं? आखिर वो मेरा बर्थडे था ना, और मेरे भाई का भी इतना हक तो बनता है ना मुझे। मित्सो सोचता है कि ये तो मैंने मन में कहा था ना, सुमीरे ने इसका जवाब कैसे दिया? सुमीरे फिर से कहती है,
मुझे पता है मित्सु कि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने जवाब कैसे दिया। मित्सु, मैं समझती हूँ तुम्हें। ये मत समझना कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, लेकिन ये बात सच है मित्सु। आज भी मैं तुम्हें समझती हूँ। इसी वजह से मैंने भैया को बोल दिया था कि भाई प्लीज़ जब वो आए तो कुछ ऐसा मत करिएगा कि उसे गुस्सा आए, क्योंकि मैं उसे भी पसंद करती हूँ और आप भी मेरे भाई हैं। मित्सु को लगने लगता है कि वो तो फिर सुमीरे के ऊपर एक तरह से बोझ बन गया ना। मित्सु की हालत अब ऐसी थी, ना तो वो सुमीरे को हग कर सकता था, ना ही सुमीरे से गुस्सा रह सकता था। सुमीरे कहती है फिर, मित्सु तुम प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मेरे पर बोझ हो, और ना ही मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कुछ भी प्रेशर में आके किया है। सब कुछ मेरे मन में था। सच्ची कहूँ तो भैया यहाँ पे मजबूरी में आए थे। एक्चुअली मैं भैया से मेरी काफ़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, यानी मेरी भाभी, उन्होंने कहा था कि खाली एक बार या आखिरी बार सुमीरे के पास जाओ उसके बर्थडे में, और ये बर्थडे पे उससे आखिरी बार मिल लो, क्योंकि किसे पता है कि दोबारा कब मिलोगे। हम दोनों बहुत दूर की कंट्रीज़ में रहते हैं, आना जाना बहुत कम होता है। मुझे भैया के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बस खाली इस बार मैंने अलाउ कर दिया कि उन्होंने बोला था आखिरी बार। इसके बाद में वो भी अपने कामों में बिज़ी हो जाएंगे, मैं भी अपने कामों में बिज़ी हो जाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनको पूरी वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं है मित्सु। उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर है। इसीलिए तो कहती हूँ ना कि मैं अकेली हूँ। माँ बहुत कम आती है यहाँ पे, बस ऐसे नहीं मित्सु। मित्सु की आंखों में ये सुनते सुनते आंसू आ जाते हैं। वो एक साइड में मुड़ रहा होता है रोने के लिए, तभी सुमीरे पीछे से आती है और उसको दूसरी साइड से हक कर लेती है। मुझे यकीन है तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे मित्सु। हमेशा जब भी मैं परेशान हूँ या जब भी मैं खुश रहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? कभी मुझसे अलग मत होना मित्सु। मित्सु सुमीरे के हक को सराहना देता है और बड़े प्यार से बोलता है, तुम चिंता मत करो सुमीरे, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कभी कहीं नहीं जाऊँगा। वो फिर सुमीरे के रूम में जाते हैं। मित्सु देखता है कि उसका हेयर बैंड जो सुमीरे के लिए लेकर आया था वो वहाँ पर नहीं है। सुमीरे बोलती है, कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे, अपने हाथ में हेयर बैंड उठाते हुए। गिफ्ट पैक कोई। मित्सु बोलता है कि हाँ बिल्कुल इसी को ढूंढ रहा था। सुमीरे कहती है, मित्सु मैं चाहती हूँ कि तुम खुद इसे अपने हाथों से खोल के मुझे दो। मित्सु खोलता है और अपने हाथों से उस हेयर बैंड को सुमीरे के सिर पे लगा देता है और कहता है, ये मान के चलो सुमीरे, ये मेरा एक मेमोरेंडम है, ये तुम्हें से कभी भी कहीं दूर नहीं जाएगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे सुमीरे। और ये बोल के मित्सु धीरे धीरे करके अपने चेहरे को आगे लाता है और सुमीरे के चेहरे के सामने लाता है और उसे किस कर लेता है।